नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर है एक वीडियो लेकर आपके सामने। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं टीएमसी की। ममता की क्षमता, ममता की क्षमता को पता नहीं क्या हो गया है। सारे सांसद जो है वो बीजेपी की चौखट पर जा रहे हैं। अब वो खुद जा रहे हैं या उनको ले जाया जा रहा है, उस बात का उसको कौन कह सकता है। पर मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हुई, और वो पूरे देश को दिक्कत होनी चाहिए, वो जो घटना है जिसने अंदर से आत्मा को पूर्ण रूप से झकझोर दिया, वो घटना है, आपको पता है, चुनाव के समय जब बंगाल में चुनाव हुए थे, चुनाव के दौरान दिल में काबा और नैनो में मदीना जिनके बसता था, एक ऐसी जो है कि ममता की ओर से जिसने प्रचार करने वाली एक ऐसी महिला राजनेता जिसका नाम है सयोनी घोष। जिस तरह वो बात करती थी, कभी लगा ही नहीं यार कि सयोनी घोष ममता को कभी छोड़ देगी। मुझे नहीं लगा कभी वो ममता को छोड़ देगी क्या। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ममता को छोड़ देगी क्या। लेकिन कह रहे हैं कि वो भी बीजेपी में जा रही है ममता को जो है कि छोड़कर। मेरे एक बात समझ में अभी तक नहीं आई। मैंने एक इंटरव्यू के दौरान जिसको सुना था, उसने बोला था कि मैं चड्डा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊं, मैं चड्डा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊं, मतलब मैं राघव चड्डा की तरह नहीं हूं। न्यूज पिंच के एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि राघव चड्डा ने जो है कि आपको छोड़कर दूसरों को थाम लिया, तो कहीं आप ममता को छोड़कर कहीं दूसरी पार्टी को ज्वाइन न कर लें। तो उन्होंने बोला था कि मैं चड्डा नहीं हूं तो चड्डी हो जाऊं। और आज चड्डी की दूसरी बात है, जिस तरह से न्यूज में खबर आ रही है, एक ऐसा न्यूज चैनल है जिसने ये खबर दी है, उसने एक लिस्ट जारी की है कि ये लोग टीएमसी छोड़कर जो है बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। और उनका स्लोगन क्या है कि हमें तो देश का विकास करना है, जो पार्टी देश का विकास करेगी हम उसकी तरफ जाएंगे। अरे यार, एक महीने पहले जो गाड़ियां निकाल रही थी, तब 2014 से मोदी जी जो है कि आपके प्रधानमंत्री है, तब से विकास आज तक नजर नहीं आया उन लोगों को। और एक महीने पहले जो गालियां निकाल रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मुसलमान उनके दिल में बसता है, काबा उनके दिल में बसता है, मदीना नैनो में बसता है, जय श्री राम पॉलिटिकल नारा नहीं है, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। अरे यार, शर्म नहीं आती? इतने जल्दी ये बदली है ना, उतने जल्दी तो शायद गिरगिट रिंग नहीं बदलता होगा। उसको शर्म आने लगी होगी सयोनी को, उसको देखकर, उसकी बात सुनकर। क्या हो गया यार। और एक मेरे समझ में नहीं आ रही है, भारत की एक एक भारत का व्यक्ति बीजेपी के साथ बंगाल के समय इसलिए था क्योंकि टीएमसी वालों ने वहां पर बहुत सारा अत्याचार किया था। और इस सयोनी घोष जैसी इस महिला ने इस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी, वैसे तो ये मुसलमानों की पार्टी थी, यहाँ गुंडे पलते थे, लेकिन इस सयोनी घोष ने तो ये साबित ही कर दिया सबके सामने, मतलब मंच में आकर ये कह दिया कि हाँ, हम मुसलमानों के साथ हैं, हमें हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का प्रचार करना, इस प्रकार के गाना गाना, तो ये तो सामने पता लग रहा था। और आज अगर बीजेपी उन्हें अपने अंदर शामिल कर लेती है, तो देश के एक एक व्यक्ति की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं हुआ, ये बता दो। मैं खुद बीजेपी, मैं कहता हूं आज के समय में 70% 80% लोग बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि मानते हैं इस बात को कि बीजेपी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, कौन है जो इस देश को बचाकर रख सकता है, जो हिंदुओं की रक्षा कर सकता है, जो हिंदू खतरे में है उनकी रक्षा कौन कर सकता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों के बयान सुन रहे हैं हम, अदर अल्पसंख्यकों के जब हम बयान सुनते हैं, तो उनके बयान से ही पता लग रहा है कि यार ये तो छोटे छोटे बच्चे इनके कह रहे हैं कि हमारी मदरसों में ये पढ़ाया जा रहा है कि हमारी तादाद को बढ़ाओ, धीरे धीरे उनकी तादाद कम हो जाएगी, और जब वो कम हो जाएंगे, हम ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारी जो है कि सरकार आएगी, और जब हमारा प्रधानमंत्री होगा, तो आज हम ये हिंदू ज्यादा है तो हम रह तो पा रहे हैं यहाँ पर, बाद में जब हम ज्यादा हो जाएंगे तो हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। ये तो खुले आम कह रहे हैं वो लोग। और सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी नेता है ही नहीं जिसको देश की बागडोर दे दी जाए। अगर राहुल गांधी कांग्रेस में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता, या टीएमसी में भी होता, या समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई राष्ट्र पार्टी कोई होती, और जिसमें हमें लगता कि नहीं भैया ये आदमी खरा व्यक्ति है, देश के लिए कुछ कर सकता है, तो 1000% उसको हम वोट देते। लेकिन जब कुछ नहीं, तो जो है वो तो बहुत कुछ है। मौका किसको दिया जाता है? जब लगता है ऐसा कि ये देश के लिए कुछ कर सकता है। ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता जो सरेआम, आप जो है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सरेआम चुनाव के समय बंगाल में, यूपी में, एमपी में, हर जगह कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान सुन लेते हैं, और कई तो स्पष्ट कहते हैं कि यहां पर 70% मुसलमान हैं और धीरे धीरे इंशाल्लाह 100% मुसलमान हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमानों की तादाद बढ़ा देंगे। इस प्रकार बयान दे रहे हैं वो लोग, बार बार हमने बयान सुना है ऐसा। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई साहब, मुझे बस एक बात जानना है, क्या देश का युवा इस बात को समझ नहीं पा रहा है क्या
उसको उसकी आंखें नहीं है क्या, उसमें दिमाग नहीं है क्या, उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या भी ये हो क्या रहा है। महीने पहले पूरा देश लड़ रहा था, पूरा देश एक साइड था और ये सैनिक घोष जैसे लोग एक साइड थे, और उसकी वीडियो देख देख के उसके जो है कि उसके स्पीच सुन सुन के हमारे अंदर जो है कि हमारे अंदर उबाल आ रहा था। हिंदू जो व्यक्ति था उसके अंदर उबाल आ रहा था भी ऐसे कैसे बोल रही है। उसको तो शर्म नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, इतने दिन वो अभिषेक बनर्जी के जो है महिला मित्र थी उसके साथ, चलो उसकी पार्टी के साथ उसके 100 संबंध थे, उसने उस पार्टी के लिए शो किया होगा, लेकिन हिंदुओं के तो स्पष्ट विरोध थी वो, और उसको शर्म ही नहीं आई। पर अब देश का व्यक्ति कैसे इस बात को स्वीकार करेगा कि यही औरत जिसके मन के अंदर इतनी मतलब नफरत भरी पड़ी है और वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, बीजेपी में जा रही है, और ये स्पष्ट कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की जो है कि पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। देश का इनको कोई फिक्र नहीं है, इन्होंने देश को बेच दिया, तोड़ दिया, ये तो ट्रंप के बहकावे में आ गए, ये तो उनकी सुनते हैं। ऐसी सी बातें इन्होंने कही, नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या कहा, सुमेधु को इसने कहा था कि सुमेधु अधिकारी तो सी ग्रेड का आदमी है। इस प्रकार की बातें करने वाली आज बीजेपी में जाएगी और देश की जनता इसे स्वीकार कर लेगी। टीएमसी के जितने भी नेता है जो आज बीजेपी में जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई नेता नहीं है, कोई क्रिकेटर है, कोई अभिनेता है, कोई कुछ है, कोई बिजनेसमैन है, उनको सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाकर लोगों को उसे वोट लिए गए थे। पता था कि इनकी फैन फॉलोइंग है, इनको वोट मिल जाएंगे, जीत जाएंगे, इनको सांसद, मतलब वो गिनती के लिए सांसद थे। वो चाहे बीजेपी में चले जाए और चाहे टीएमसी में रहे, चाहे वो कांग्रेस में चले जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है देश को, बस उनकी गिनती होती है। और अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, चलो मैं ये बात मान लूं कि बीजेपी की मजबूरी है, वो इसलिए इन लोगों को साथ में ले रहे हैं कि उनको लोकसभा में मतलब राज्यसभा में इनको लोग चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इनका बहुमत हो, और जब इनका बहुमत होगा, खुद बीजेपी के व्यक्ति होंगे, तो ये किसी भी प्रकार का विधेयक जब रखेंगे तो वो पास हो जाएगा। इनको किसी दूसरे के जो है कि के पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे अभी जो है कि उस पर बात हुई थी महिला आरक्षण पर, तो उस पर विवाद हो गया था, ओबीसी को, अल्पसंख्यकों को बोले महिला को आरक्षण ज्यादा दो, मुसलमानों को ज्यादा दो। इस पर विपक्ष पार्टी इसमें सहमत नहीं थी, और बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया कि भाई हम क्या करें, विपक्ष पार्टी वाले मान नहीं रहे और हम अकेले कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अकेले राज्यसभा में इतना बहुमत नहीं है। अगर राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत आ जाता है तो कहीं यह ना हो जाए कि देश में तानाशाही हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, देश में तानाशाही भी हो सकती है किसी भी प्रकार के संविधान के साथ, संविधान में कुछ भी इस प्रकार का। अमित शाह के द्वारा जब कहा गया था कि ज्यादा समय नहीं है, समय आने वाला है हमारा, हम जो भी विधेयक रखेंगे वो पास हुआ करेगा, क्योंकि हमारे पास पूर्ण रूप से बहुमत होगा दोनों सदन में। जब दोनों सदनों में बहुमत आ जाता है तो देश में तानाशाही हो जाती है, फिर नेताओं के द्वारा तानाशाही की जाती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। चलो मान लेते हैं एक हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की जरूरत है, पर इसका मतलब यह थोड़ी है जो देश के विरुद्ध है, जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है, जो सनातन के विरुद्ध है, आप उनको ही अपनी पार्टी में ले लोगे। फिर देश की जनता की भावना का क्या हुआ? आप तो देश की जनता की भावना की कदर करते हैं ना, फिर देश की जनता की भावना कहां है भाई? ये देश कहां जा रहा है? आपके पास कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी छोड़कर आपके पास आ रहा है, आप पहले देखिए तो सही कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। ये तो आपने एक खाला जी का बाड़ा बना दिया यार, ठीक है वो आ रहा है इस बाड़े में, बस आपने बड़ा खोल के छोड़ दिया, बोले आ जाओ जितनी जनता आ सकते हो आ जाओ, हमें बस लोगों से मतलब है, विपक्ष तो हमारे सामने रहना ही नहीं चाहिए। पर एक बात बता दूं, किसी देश की डेमोक्रेसी को, किसी देश की राजनीति, कोई देश तभी चल पाता है जब उसमें विपक्ष होता है, विपक्ष पार्टी होना जरूरी है, और आप विपक्ष खत्म कर रहे हो बिल्कुल ही। हाँ ठीक है, हम आपको वोट देते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, क्योंकि 100 में से 70% उनकी नीतियां हमें पसंद है। 30% ठीक है, उनकी 30% चीजें हमें नहीं पसंद आती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि 30% पसंद नहीं आती है तो हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश दे दें जिसको कुछ नहीं आता है, जो देश का बेड़ा गर्क कर सकता है, जो देश से बाहर जाकर, विदेश में जाकर हमारे देश की तौहीन करवाता है। हाँ ये भी है, मेरे एक कई बात समझ में नहीं आती है, जैसे समाजवादी पार्टी वाले और ममता बनर्जी और ये सब, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और विपक्ष पार्टी वाले हार जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है,
और थोड़ी देर बाद में जब समाजवादी पार्टी के पप्पू से पूछते हैं, सॉरी वो पप्पू टू अखिलेश यादव से जब पूछते हैं कि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत बढ़िया मतलब आपने वापसी की है, आपके यहां से एमपी बड़े जीत कर निकले हैं, टक्कर दी है आपने, तब वो कहता है कि देश की जनता जाग चुकी है, यूपी की जनता जो है वो देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि शासन कैसा है, वो इस देश में क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, लोग समझ चुके हैं जो है कि बीजेपी की नीतियों को, लोग मोदी को समझ चुके हैं, देश सब कुछ समझ चुका है, हाँ हम सब समझ चुके हैं, हम ये भी समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आपको थोड़ी शर्म आती नहीं आती है? सामने कहने वाला होना चाहिए कि अच्छा लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैंग नहीं हो सकती थी क्या? केवल और केवल ईवीएम की गड़बड़ी कहां होती है? विधानसभा चुनाव में होती है। शर्म नहीं आती आपको? जहां 4 जगह आपकी सीट आ रही है, 3 जगह कांग्रेस की सीट आ रही है, वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी। कर्नाटक में ईवीएम की गड़बड़ी नहीं थी, साउथ में होती नहीं है ईवीएम की गड़बड़ी। पहले आप कुछ बयान दे देते हो, 2 मिनट के बाद बदलते रहते हो, ठीक है। और ये कांगड़ी वो सेवनी घोष, यार तेरे को शर्म नहीं आई? तूने क्या बोला था कि मैं ममता की क्षमता लोगों को दिखाऊंगी, उसको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगी, मैं देखना चाहती हूं। क्या देखना चाहती है? क्या देखना चाहती है? मेरे समझ नहीं आया कि तेरी इतने रंग कहां से लाती हो तुम। एक तेरे जैसी एक और है, वो जो है कि महुआ मित्रा, मैत्रा मोइत्रा, महुआ मोइत्रा, वो महुआ पता नहीं उसको क्या हो गया। आपके दिमाग में पहले दिक्कत थी या अब दिक्कत हो गई है? और समस्या ये है, तुम्हें ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना लोगों से मतलब है। देख लिया ना? मैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, जिसके दिल में काबा और नैनों में मदीना बसता था, आप लोग उस पर बड़ा विश्वास करते थे, ठहाके लगा के हंसा करते थे, कहां है वो? किसकी चौखट पे जाके नाक रगड़ रही है? अब ये सब चौखट पे जाके नाक रगड़ेंगे, और उधर तो भैया खलाजी का बड़ा है, कोई भी आओ और आकर घुस जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं जी दोनों हाथों से स्वागत करने के लिए। देश जाए भाड़ में, देश की भावना जाए भाड़ में। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, कोई बात नहीं, सब आ जाए, लेकिन कम से कम ये 2-3 चेहरे हैं, महुआ मैत्रा हो गई, सेयोनी घोष हो गई, एक वो जिसने जीतने से पहले जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही उसने यार रंग बदल दिए। मेरे को मेरी पार्टी वालों ने साथ नहीं दिया, मैं तो बस फिर भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री को मैंने फोन किया, मुझे बता लो, और उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैंने उनका धन्यवाद कर दिया, पार्टी ने मुझे निकाल दिया। क्या बात है, बड़े आप तो कंटेंट क्रिएटर हो, आप स्क्रिप्ट लिखा करो। देश पर इतना अत्याचार करके खा गए तुम बंगाल को, पूरा निचोड़ के छोड़ दिया, और अब तुम जागे हो कि हमें तो देश का विकास चाहिए, जो पार्टी देश का विकास करेगी हम तो उनके साथ रहेंगे। बेचारी वो ममता कहां रहेगी? वो सोनिया गांधी के पास हाजिरी लगा रही है जाके। इतने दिन उन्हें सोनिया गांधी से कोई मतलब नहीं था। इन्हें क्या लग गया था मित्रों? इन्हें लग गया था कि हम अजर अमर हैं, हमेशा विजयी रहेंगे, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम हैक करके जीतना था तो 2021 के समय कहां थे? मोदी जी तो 2014 में आ गए थे, उससे पहले 2021 में चुनाव हुए थे, 2021 से पहले 2016 में चुनाव थे, 15-16 में। उस समय ये 2 योजना 3 योजना तो है कि ये जो रह गई थी ममता, तीसरी योजना में आकर भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ की जनता को, बंगाल की जनता को बिल्कुल ये एहसास करा दिया कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप वोट देके आओ, कोई आपका कुछ निबाड़ी बांका नहीं कर सकता, तब वो वोट देने गए और वो जीते। वरना पिछली 2 योजना, अगर इतना ही ईवीएम हैक होती तो 2 योजना में जितवा लेते ही। ईवीएम ही तो हैक करवानी थी इनको। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, इसी के साथ मैं इस वीडियो में यही अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो दिखाओ प्लीज, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। मुझे जो है कि एक मोटिवेशन चाहिए कि आप अगर वीडियो को शेयर करोगे, लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे। इस बात पर भी आप कमेंट करना कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसी मैंने जो है कि जो बात बताई है उसमें आपको इससे क्या मतलब, सेवनी घोष से संबंधित आपको कैसा लगा। इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति को आप शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊं, बहुत बढ़िया कंटेंट लेकर आऊं। जय श्री राम, हर हर महादेव।